हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे स्टडी अड्डा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 54 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है खाली स्थान पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए लाइट ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऑप्शन नंबर सी केल्विन, ऑप्शन नंबर डी जूल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग भी कमेंट में जवाब देते हुए चलिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल दूरी को ही क्या कहते हैं? जैसे पृथ्वी से सूर्य तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल दूरी या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहेंगे। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना मीटर होता है? तो 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। इसको भी ध्यान रखना है। प्रकाश वर्ष किसको बोलते हैं? तो प्रकाश वर्ष वह दूरी होता है जो प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय किया जाता है। उसी को हम लोग प्रकाश दूरी भी कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं उसको, जिसको लाइट ईयर्स लिखा हुआ है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्ट्रैबोस्कोप, ऑप्शन नंबर बी टेलीस्कोप, ऑप्शन नंबर सी हेलियोस्कोप, ऑप्शन नंबर डी सन मीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सूर्य को देखने के लिए हम लोग हेलियोस्कोप यानी ऑप्शन नंबर सी का यूज़ करते हैं, हेलियोस्कोप का यूज़ करते हैं। टेलीस्कोप से हम लोग क्या करते हैं? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग करते हैं, उसको भी ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को खाली स्थान में बदल लेता है। ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि जब हम लोग कोई स्प्रिंग को छोड़ देते हैं, संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ देते हैं, तो वो अपने स्थितिज ऊर्जा को क्या करता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। दो तरह का हम लोग ऊर्जा पढ़े थे, एक स्थितिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जब किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने, मतलब गति के कारण जो उसके अंदर कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसी को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा जब कोई वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कार्य करने की क्षमता आ जाती है, मतलब एक तरह से समझ लीजिए किसी स्थिति के कारण, तो उसी को हम लोग बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। जैसे तना हुआ स्प्रिंग हो गया, बांध में संग्रहित पानी हो गया, ये सब क्या है? स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसको भी थोड़ा ध्यान रख लेना है। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम यानी कि मास और वेलोसिटी का स्क्वायर, इसको भी ध्यान रखना है। वैसे ही अगर इसका देखा जाए स्थितिज ऊर्जा का, तो mgh होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए गति का दूसरा नियम, ऑप्शन नंबर बी गति का पहला और दूसरा नियम, ऑप्शन नंबर सी गति का तीसरा नियम, ऑप्शन नंबर डी गति का पहला नियम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब, यानी गति का तीसरा नियम को बताता है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया को हम लोग गति का तीसरा नियम कहते हैं। तो जैसे कहीं ऊंचाई से कूदने पर भी हम लोग को चोट लग जाता है, ये भी इसका वही एग्जाम्पल है। बंदूक से हम लोग गोली छोड़ते हैं और पीछे की तरफ बंदूक का झटका लगना, एक तरह से उसी का एग्जाम्पल है। रॉकेट का आगे बढ़ना, ये सब उसी के एग्जाम्पल है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है
कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए 0 केल्विन, ऑप्शन नंबर बी 100 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी 173 केल्विन, ऑप्शन नंबर डी 23 केल्विन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 0 केल्विन इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी -0 केल्विन, अगर 0 केल्विन को हम लोग को सेल्सियस में लिखना रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे? -273.15 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। इसको भी ध्यान रखना। इसी को हम लोग परम शून्य जो ताप होता है उससे 273 डिग्री कम का बात हो रहा है, इसको भी ध्यान रखना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हवा में ध्वनि की तरंगे खालिस्तान होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रवर्धित, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर सी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर डी लंबी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अनुदैर्ध्य होती है। हवा में जो ध्वनि तरंग होती है क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती है। और अनुदैर्ध्य तरंग किसको बोलेंगे? तो वैसी तरंग जो किसी माध्यम में तरंग की गति की दिशा के मध्य कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समानांतर जो तरंग उत्पन्न होती है उसी को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो भी ध्यान रखना है। जैसे भूकंप तरंग यही हुआ, वायु में जो उत्पन्न तरंग होगा वो भी यही होगा, स्प्रिंग में जो उत्पन्न तरंग होगा वो भी क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। तो ना एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के लिए सही चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण के लिए F ऋणात्मक है और R ऋणात्मक है। ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण के लिए F धनात्मक है, R ऋणात्मक है। ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण के लिए F ऋणात्मक है, R धनात्मक है। ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण के लिए F ऋणात्मक है और R भी ऋणात्मक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, यानी अवतल दर्पण के लिए F क्या होता है? ऋणात्मक होता है और R भी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चिन्ह परिपाटी का नियम याद रहना चाहिए सभी को, क्योंकि यही प्लस माइनस में बहुत बच्चे का क्या हो जाता है? गलती हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए स्थिर अनुपात का नियम, ऑप्शन नंबर बी व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि हम लोग ऊर्जा को ना ही बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए आसवन या डिस्टिलेशन, ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन, ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी निस्यंदन या फिल्टरेशन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन जिसको बोलेंगे, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि अमोनियम क्लोराइड बोल रहा है, तो अमोनियम क्लोराइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊर्ध्वपातित करके ही उड़ा सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय बल, ऑप्शन नंबर बी विद्युत स्थैतिक बल, ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर डी ज्वारीय बल। तो क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय बल कहलाता है। नाभिकीय बल यानी कि किसको कहते हैं, तो परमाणु के भीतर जो न्यूट्रॉन उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच में जो लगने वाला बल होता है उसी को क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल बोलते हैं। वैसे ही अगर देखा जाए विद्युत स्थैतिक बल किसको बोलते हैं, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होता है उसको विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किसको बोलते हैं, तो दो या दो से अधिक पिंडों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और उससे जो उत्पन्न बल होता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण मतलब उन दोनों के बीच में जो लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, और उससे जो उत्पन्न बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण होता है। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा चंद्रमा का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का एग्जाम्पल है। ज्वारीय बल किसको बोलते हैं, तो ज्वारीय बल वो बल होता है जो एक वस्तु अपने गुरुत्वाकर्षण से किसी दूसरी वस्तु पर स्थित अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्तर से लगता है। जैसे कि पृथ्वी पर जो समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण आता है, यही इसका क्या है, ज्वारीय बल का एग्जाम्पल है। इसको भी ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह किस प्रक्रिया से गुजर रहा है। ऑक्सीजन प्राप्त करना हुआ तो ऑप्शन नंबर ए अपचयन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी रेडॉक्स प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी पृथक्करण। जब किसी में आकर के ऑक्सीजन जुटेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। और भी याद रखिए, जैसे कि ऑक्सीकरण तो एक तो ऑक्सीजन जुटेगा, और अगर उसी पदार्थ में से मान लीजिए अगर हाइड्रोजन निकल रहा है या कोई किसी धन विद्युत तत्व का निकलना, मतलब धन आवेशित तत्व है और उसका निकलना, और या फिर अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ऑक्सीकरण ही कहलाता है। इसका जस्ट अपोजिट है अवकरण। इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का निकलना हो जाएगा, हाइड्रोजन या कोई धन तत्व का क्या हो जाएगा, जुड़ना, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण ही क्या कहलाएगा, अवकरण कहलाएगा। इसको भी ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। ऑप्शन नंबर ए एक अम्ल जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयन का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3 COOH, फिर दूसरा H2CO3, तीसरा H2SO3, ये दिया हुआ है। अब इसका बी नंबर, एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए जैसे हो जाएगा HCl, H2SO4, HNO3। अब ऑप्शन दे रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में केवल एक बात जो कह रहा है ए सत्य, मतलब बी सत्य है। ऑप्शन नंबर बी ए और बी दोनों असत्य है। ऑप्शन नंबर सी केवल ए सत्य है। ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों सत्य है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि दोनों का दोनों बात क्या है, असत्य है। प्रबल अम्ल उसको बोलेंगे जो क्या करता है, पानी में मिलने पर H+ आयन और ऋणायन में क्या हो जाता है, बदल जाता है, जैसे कि HCl और H2SO4, HNO3। ये पानी में घुलने पर अधिक मात्रा में क्या करते हैं,
आयन देते हैं, अधिक मात्रा में। यहाँ पे कम लिखा हुआ है दूसरा वाले ऑप्शन में, तो वो गलत हो जाएगा। वैसे ही पहला वाला का जो है तो उसमें हो जाएगा कम मात्रा में H+ आयन देते हैं, उसमें लिखा हुआ ज़्यादा मात्रा में देते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इन दोनों कथन गलत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी खालिस्तान में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1882, ऑप्शन नंबर बी 1852, ऑप्शन नंबर सी 1872, ऑप्शन नंबर डी 1862। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो 1872 यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1872 में क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। मेंडलीव ने ही क्या किया था? तो आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की एक व्यवस्था है, ये चीज़ बताए थे। मोज़ले के आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को क्या किया था? परमाणु क्रमांक के वृद्धि के क्रम में क्रमबद्ध किया गया था, जिसमें क्षैतिज कतारें प्राप्त होती है। मतलब क्षैतिज वाला जो कतार होता है उसको आवर्त कहते हैं। और आधुनिक आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों को परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में रखने पर क्षैतिज कतारों में समान गुण वाले एक ही तत्व ऊर्ध्वाधर कॉलम में पाए जाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। कॉलम मतलब एक हो जाएगा आपका आवर्त और दूसरा हो जाएगा वर्ग, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्षैतिज वाला आवर्त कहलाता है और जो ऊर्ध्वाधर रहेगा वो वर्ग कहलाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धावन सोडा का उपयोग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कांच, साबुन और कागज़ के विनिर्माण में, ऑप्शन नंबर बी घरेलू प्रयोजनों के लिए शोधन मार्जक के रूप में, ऑप्शन नंबर सी मतलब तीसरा में जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, चौथा में केक को सेकने के लिए। तो धावन सोडा किसमें उपयोग नहीं होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 14 का? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि केक को सेकने के लिए। यहाँ पे खाने वाला बात कर रहा है, ये नहाने वाला, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। बाकी जितना भी कुछ बताया हुआ वो सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को नापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड में, ऑप्शन नंबर बी घड़ी के MHz मर्ज्ड में, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? यानी कि घड़ी को MHz में ही क्या करते हैं? घड़ी को मापा जाता है, कंप्यूटर की गति को मापा जाता है, कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को घड़ी के MHz में मापा जाता है। हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है किसी कंप्यूटर में कंपाइलर होता है। ऑप्शन नंबर ए वह प्रोग्राम जो प्रोग्राम को मेमोरी में डालता है और उसे निष्पादन के लिए तैयार करता है। ऑप्शन नंबर बी वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा का मशीन भाषा में अनुवाद को स्वतः बनाता है। ऑप्शन नंबर सी वह प्रोग्राम जो उच्च स्तर भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को स्वीकार करता है और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम उत्पादित करता है। ऑप्शन नंबर डी वह प्रोग्राम जो किसी श्रोत प्रयोग प्रोग्राम को संपादित करने के लिए प्रस्तुत होता है यदि वह मशीन भाषा में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि वह प्रोग्राम जो उच्च भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को स्वीकार करता है और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या करता है? उत्पादित करता है, यही कंपाइलर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है
स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी वसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो अधिकांश स्वपोषी है वो अपना भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और वो अपना भोजन स्टार्च के रूप में क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए 32 किलो मोल, ऑप्शन नंबर बी 32.5 के मोल, ऑप्शन नंबर सी 30.5 के मोल, ऑप्शन नंबर डी 33 के मोल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30.5 के क्या हो जाएगा? मोल। इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जब संश्लेषित जो अणु हुआ एटीपी का उपयोग कोशिका के अन्य सभी गतिविधियों को क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए किया जाता है। इन प्रक्रियाओं में एटीपी क्या हो जाती है? टूट जाती है, जो एक निश्चित मात्रा में क्या करती है? एटीपी टूटने से ऊर्जा मुक्त होता है, जो कोशिका में होने वाली ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को क्या करती है? चला सकता है। को ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रकेंद्रिकाओं यानी जिसको प्रोकैरियोट्स बोलेंगे मौजूद नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव, ऑप्शन नंबर बी केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केंद्रक झिल्ली। इसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि प्रोकैरियोट्स में क्या मौजूद नहीं है? तो केंद्रक झिल्ली मौजूद नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए खाद्यों का प्रवाह, ऑप्शन नंबर बी तने का सहारा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी खनिजों का संचरण, ऑप्शन नंबर डी जल का प्रवाह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लोएम। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब। यानी खाद्यों का क्या करता है? प्रवाह करने का कार्य करता है। संचायक के उत्तक होता है ये, और ये यांत्रिक एक तरह से सहायता भी प्रदान करता है। इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है निम्नलिखित में लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही बोल रहा है, इसको भी ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए जल कुल वंश जाति वर्ग संघ गण, ऑप्शन नंबर बी जगत जन बोल दिए थे जगत गण जाति वंश वर्ग कुल संघ, ऑप्शन नंबर सी जगत संघ वर्ग गण कुल वंश जाति, ऑप्शन नंबर डी जाति वंश कुल गण वर्ग संघ और जगत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि जो अवरोही क्रम में कैसे पहले जगत को रखा गया, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति। और वर्गीकरण किसने किया था? तो कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने ही अपने बुक जिनका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, उसी में इनको कैरोलस लीनियस को ही वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। और वो इस क्रम में क्या किए थे? सजाए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचाने। ऑप्शन नंबर ए नीले से रक्त केवल क्लोमो यानी गिल्स में जाता है, ऑप्शन नंबर बी क्लोमो से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है, ऑप्शन नंबर सी दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, ऑप्शन नंबर डी शरीर से रक्त आलिंद में प्रवेश करता है।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि दो कक्षीय हृदय में क्या होता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि रक्तचाप या जिसको रक्तदाब बोलते हैं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए, शिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी, नीले संकुचन के दौरान दाब को प्रकुंचन दाब यानी जिसको सिस्टोइक प्रेशर कहा जाता है और नीले शिथिलन के दौरान दाब को अनुशीतलन दाब यानी जिसको डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mmHg होता है और अनुशीतलन दाब 80 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर डी, इस दाब को स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। तो क्या हो जाएगा? तो ये तीन ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल गलत है। शिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होते हैं, तो नहीं। क्या हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि आँखों को लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए, रेटिना। ऑप्शन नंबर बी, पूरा आईबॉल। ऑप्शन नंबर सी, लेंस। ऑप्शन नंबर डी, सिलियरी बॉडी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी सिलियरी बॉडी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। प्रशांतक जिसको ट्रैंकुलाइजर बोलते हैं सामान्यतः इनमें से किस रोग या विकार के लिए दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, डायरिया। ऑप्शन नंबर बी, चिंता। ऑप्शन नंबर सी, मधुमेह। ऑप्शन नंबर डी, कैंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि चिंता, ट्रैंकुलाइजर जो है वो चिंता को कम करने के लिए दिया जाता है, काम करती है। इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्लास का एंड कर रहे हैं। तो आप लोग को वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।